भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित इस कक्षा में आपका स्वागत है। एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाओं में और बीएलएलबी की कक्षाओं में इंडियन एविडेंस एक्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लॉ ऑफ एविडेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं, हमें तत्काल इस बात का बोध होता है कि ये एक साक्ष्य की विधि है। लॉ ऑफ एविडेंस एक सेंटेंस को आप अलग अलग समझें थोड़ा सा। साक्ष्य की विधि, दो शब्द हैं इसमें, एक तो साक्ष्य और दूसरा उसकी विधि। दोनों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है ताकि विषय को हम ठीक से समझ सकें। साक्ष्य का मतलब होता है गवाह। इसको सबूत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए तकनीकी तौर पर एविडेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका अंग्रेजी में ही एक समानार्थी शब्द और भी है जो साधारणतः ज़्यादातर चलन में है। एविडेंस शब्द तो अदालती कार्यवाही में से जो लोग जुड़े हैं, वकील, जजेस और विधि के साथ में जिनका अध्ययन अध्यापन से जिनका नाता है, वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वरना सामान्य बोलचाल की भाषा में आपने एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं प्रूफ। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग है PROOF। प्रूफ एक संज्ञा है और प्रूफ का मतलब ही होता है साक्ष्य या सबूत। आपने बातचीत के दौरान सुना होगा, जब आप कोई बात को कहते हैं या कोई आपके पास कोई ऐसी बात को कहता है जो जिसके बारे में आपके मन में ज़्यादा जिज्ञासा है, तो आप कहते हैं इसका सबूत क्या है, अर्थात किस तरह से स्थापित होगा। यानी आपके मन में उसके प्रति थोड़ी सी ऐसी धारणा है जिससे आप उस पर अविश्वास कर रहे हैं, या आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इसे जोरदार तरीके से आपके सामने रखा जाए, तब आप कहते हैं इसका सबूत बताइए, इसको सिद्ध कीजिए। तो सबूत का अर्थ ही होता है किसी तथ्य को स्थापित करना। स्थापित करने का अर्थ है उसे प्रमाणित करना। न्यायालय भी लगभग यही काम करते हैं। जब उनके पास कोई विवाद, न्यायालय के पास आखिर हम विवाद को ही लेकर के जाते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो। क्रिमिनल मामले में अदालतों को तय करना होता है कि इसके सम्मुख खड़ा अपराधी जो है वो एक्यूज कहा जाता है, उसने वास्तव में अपराध कारित किया है कि नहीं किया है। सिविल मामले में कौन सा पक्ष सही है, किसका अधिकार स्थापित हो रहा है, किसका नहीं, ये तय करना होता है। कुल मिलाकर के सत्य की खोज अदालतों का काम है। फिर सारा का सारा निर्णय सत्य पर टिका होता है, सत्य की खोज पर टिका होता है। और सत्य को खोजने का काम जो अदालतें हैं वो जिस माध्यम से करती हैं, उसके लिए उनके पास जो साधन होता है, उसी साधन को हम साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य के द्वारा ही ये स्थापित होता है कि सत्य कहाँ है, कौन सत्य बोल रहा है और कौन सत्य की उपेक्षा कर रहा है। वास्तव में न्यायालय के निर्णय सत्य के अन्वेषण के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी सत्य को जानने के लिए साक्ष्य का सहारा लिया जाता है, और इसीलिए साक्ष्य जो है और उससे संबंधित जो कानून है साक्ष्य विधि, वो अदालती प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप जानते होंगे कि किसी भी विधि को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकारों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मूल विधि या मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरे को बोलते हैं प्रक्रिया विधि, द प्रोसीजरल लॉ। आज हम जिस साक्ष्य विधि के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं, वो एक प्रकार से प्रक्रिया की विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। और उस प्रोसीजरल लॉ के तहत अदालतें एक प्रक्रिया के तहत
साक्ष्य को ग्रहण करती है, साक्ष्य का अर्थात गवाह का या गवाही का परीक्षण करती है, कितना वो विश्वसनीय है कितना नहीं है ये तय करती है। इसकी सारी एक अलग प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया का पूरा अध्ययन हम साक्ष्य विधि के अंतर्गत करते हैं। तो हमने ये समझा कि साक्ष्य है क्या। तो साक्ष्य एक ऐसा तथ्य है जो दूसरे किसी तथ्य को प्रमाणित करने की शक्ति रखता है। यदि उसमें प्रमाणित करने की शक्ति नहीं है तो फिर वो साक्ष्य भी नहीं है। जैसे छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति दावा करता है अदालत में कि उसके मित्र ने उससे 2 लाख रुपया अपनी पुत्री के विवाह के लिए मांगा था और उन्होंने उसे उस 2 लाख रुपया को दिया था, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं रहा है, जबकि लौटाने की जो अवधि तय हुई थी वो समाप्त हो गई। अदालत के सामने वो ये भी तथ्य रखता है कि मित्रता के कारण कोई लिखा पढ़ी उनके बीच में नहीं हुई थी। प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का दावा कर रहा है वो सच बोल रहा है या उसका मित्र जो ये कह रहा है कि उसने कहीं पैसा लिया ही नहीं। यहां पर सत्य की खोज न्यायालय को करनी, तभी पक्षकारों के साथ न्याय हो पाएगा। जो वादी है जो ये दावा कर रहा है कि उसके मित्र ने उससे बिना लिखा पढ़ी के रुपया उधार लिया था, जब उससे पूछा गया कि क्या इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई ऐसा तथ्य है जो इस बात को स्थापित कर दे कि आपने उसे पैसा बिना लिखा पढ़ी के दिया था। वो कहता है साहब देखिए लिखा पढ़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन उस समय जो विवाह कार्य के लिए सामान खरीदी हो रही थी उस सामान खरीदी में एक ज्वेलर्स घर में मौजूद था जो गहने बनाने वाला गहने बेचने वाला, उसके सामने ये सारी बातें हो रही थी और उसी के सामने मित्र ने कहा था कि गहने वाले को ही पैसा तुरंत देना है, इसलिए तुम पैसे की व्यवस्था कर दो। मैंने उसके सामने कहा था हाँ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और मैंने पैसे दिए थे। आप चाहें तो उस व्यक्ति को जो ज्वेलर्स है जो गहना बनाने वाला है उसे बुला करके मेरे कथन की पुष्टि कर सकते हैं। अब देखिए लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा किया गया कथन, यदि वो कथन करता है अदालत के सामने आकर के, तो वो इस बात को प्रमाणित कर सकता है, इस तथ्य को प्रमाणित कर सकता है कि उसके मित्र ने बिना लिखा पढ़ी के रुपया देने की बात कही थी कि नहीं कही थी। तो अपने पास एक छोटा सा एक तथ्य मिला जिसके आधार पर प्रथम दृष्टि में ये स्थापित होने की संभावना है कि संभवतः उसके मित्र ने संभवतः उस व्यक्ति ने अपने मित्र को बिना लिखा पढ़ी के 2 लाख रुपए दिया था, क्योंकि ज्वेलर्स का ये कथन है कि हाँ उसके सामने पैसा लेने देने की बात हुई थी। तो थोड़ा आप देखें कि यहाँ पर वादी का कथन थोड़ा सा प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा गंभीर स्वरूप मिले। एक व्यक्ति अदालत में खड़ा है, उसके ऊपर आरोप है कि उसने छुरा मार करके दूसरे व्यक्ति की हत्या की है बीच बाजार में। अदालत के सामने जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, सरकारी जो शब्द उसको बोलते हैं सरकार का पक्ष, जो अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए अपनी ओर से कार्यवाही करती है, जो पुलिस का प्रतिनिधित्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा सरकारी वकील या अभियोजन का जो पक्ष है वो न्यायालय के सामने 2-3 ऐसे लोगों को प्रस्तुत करता है जो ये कथन करते हैं कि हाँ साहब उस समय बाजार में जब हम लोग मौजूद थे, जब झगड़ा हुआ तो मृतक जो था वो बचाव बचाव की आवाज़ चिल्लाते हुए दौड़ रहा था और अभियुक्त उसे दौड़ा रहा था, और एक गली के भीतर जब मृतक गिर गया तब अभियुक्त ने उसकी छाती पर, उसके पेट पर छुरे से वार किया। ये हम लोग के सामने की बात है। बट दे आर ऑल आई विटनेस, ये सब लोग क्या है, चश्मदीद गवाह है। ये जो चश्मदीद गवाह है इनका जो कथन है ये भी एक तथ्य है, ये भी एक फैक्ट है। ये जो स्टेटमेंट है ये एक फैक्ट है, लेकिन कैसा फैक्ट है? ये एक साक्ष्य तथ्य है, ये गवाह है, ये सबूत है।
जो इस तथ्य को प्रमाणित करेगा कि वास्तव में अभियुक्त ने मृतक व्यक्ति की छुरा मार करके हत्या की थी। तो साक्ष्य क्या है? तो ये स्पष्ट हो गया कि साक्ष्य ऐसा तथ्य है जो किसी दूसरे तथ्य को सिद्ध करता है या प्रमाणित करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा जो चीज जिसको प्रमाणित कर दिया जाता है, कहते हैं वो सिद्ध हो गया, अदालत के सामने वो सिद्ध हो गया। The matter has been proved before the honorable court by the statement or by the production of the witness। ये साक्ष्य है। और इसके संबंध में जो कानून हमारे देश में प्रचलित है उसको हम कहते हैं साहब 1872 का साक्ष्य अधिनियम। इस साक्ष्य अधिनियम में 1 से लेकर के 167 तक की धाराएं हैं और इन्हीं धाराओं के भीतर उन तमाम प्रक्रियाओं का, उन तमाम सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो अदालत में साक्ष्य को प्रस्तुत करते समय उपयोग में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य को आपके पास साक्ष्य है जिसको आप जैसा चाहें वैसा प्रस्तुत कर दें। किस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। साक्षी भी झूठ बोल सकता है ना? तो साक्षी का परीक्षण कैसे होगा कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। और उसके अलावा किस प्रकार के तथ्यों को साक्ष्य के रूप में लाया जा सकेगा। आप जो चाहेंगे उसी बात को साक्ष्य के रूप में नहीं ला सकेंगे। नहीं ये भी बात साक्ष्य है, वो भी बात नो, ऐसा नहीं होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ द फैक्ट्स यू हैव टू सबमिट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज एविडेंस, it is also very important and significant to understand here. So now let us try to understand what is the evidence, what is the saksh, and how it is relevant to the disputed fact. इस पर भी अपन चर्चा शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आज की तारीख में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि अभी आपको मालूम होगा कि 2019 में, दिसंबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में 31/10/2019 को एक कानून प्रभावी हुआ जिसको बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, और वो है एक्ट नंबर 13, अधिनियम क्रमांक 13, अधिनियम क्रमांक 34। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में पहले जो संविधान का अनुच्छेद 370 लागू था उसे समाप्त कर दिया गया। उसका प्रभाव ये हुआ है कि पहले ये आपका जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, वो जम्मू एवं कश्मीर राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता था। उसी प्रकार से बहुत सारे कानून जो भारत में प्रचलित हैं, ये जो भारतीय क्षेत्र में लागू होते हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे। उसके पीछे बहुत सारे संवैधानिक और राजनीतिक कारण है, उस पर चर्चा अभी करेंगे नहीं। लेकिन धारा 370 की समाप्ति हो गई 31/10/2019 का जो अधिनियम आया, और जिसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अब उसका प्रभाव ये हुआ है कि अब पूरे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को सहित ये साक्ष्य अधिनियम अब लागू होता है। जबकि पहले इसकी धारा 1 में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 विल नॉट इनफोर्स इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये आपका जानना आवश्यक है। अब आइए उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें, जिसको जाने बिना और जिसको समझे बिना इसका जो जनरल प्रिंसिपल है, इस कानून का जो जनरल प्रिंसिपल है, साक्ष्य विधि का जो जनरल प्रिंसिपल है, सामान्य सिद्धांत है, उसको समझने में थोड़ी सी कभी कभी जटिलता होती है, क्योंकि ये विषय जो है तकनीकी रूप से काफ़ी
मैं इसे ज़्यादा जटिल तो नहीं कहूँगा, लेकिन तकनीकी रूप से काफ़ी सारगर्भित है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर बिंदु पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और वो आपको मिलेगा धारा 3 में, जिसको अपन कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्लास, निर्वचन खंड। इसमें कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल पूरे साक्ष्य अधिनियम में स्थान स्थान पर किया गया है और जब तक आप इनके तकनीकी अर्थ को सही अर्थों में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इन तकनीकी शब्दों को पहले से समझ लिया जाए। आज इसी पे चर्चा होगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ये आप धारा 3 को जब पढ़ेंगे किताब को खोल करके, तो इसमें आपको इंटरप्रिटेशन क्लास जो है इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसको मैं आपको संक्षेप में आपसे साथ चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहला है जिसको अपन बोलते हैं फैक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको तथ्य। ये फैक्ट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा शब्द है, मतलब इसको आप एक प्रकार से धुरी मानिए। इस धुरी के चारों तरफ पूरा साक्ष्य अधिनियम घूमते रहता है, जगह जगह आपको ये फैक्ट मिलेगा और इसके सही अर्थ को समझे बिना आप साक्ष्य अधिनियम को समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो तथ्य क्या है? तथ्य का अर्थ होता है सत्य, यथार्थ, परिस्थितियां, वास्तविकता। और कैसा तथ्य किन परिस्थितियों को कहते हैं, किन स्थितियों को कहते हैं? जो या तो पहले अस्तित्व में थे या आज अस्तित्व में हैं। देखिए इसको ठीक से समझिए। तथ्य का अर्थ उस वास्तविकता से है, उस परिस्थिति से है, उस घटना से है, उस व्यक्ति से है, उस भौतिक पदार्थ से है, उस मानसिक स्थिति से है जो पहले या तो अस्तित्व में थी या जो आज अस्तित्व में है। वो नकारात्मक भी हो सकती है, वो सकारात्मक भी हो सकती है, वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। आज मेरे पास धन है, ये वर्तमान स्थिति है। इसके पहले मेरे पास धन नहीं था, ये भूत की स्थिति है। इससे भूत की स्थिति नकारात्मक है, मेरे पास धन नहीं था। वर्तमान की स्थिति सकारात्मक है, मेरे पास धन है। ये दोनों ही स्थितियां जो है वो तथ्य की श्रेणी में आती है। आज से 10 साल पहले अमुक व्यक्ति जिंदा था, तथ्य है। वर्तमान में जिंदा नहीं है, ये भी तथ्य है। अमुक व्यक्ति अमुक देश का प्रधानमंत्री था, आज नहीं है, तथ्य है। तो जितनी चीजें जिनका अस्तित्व पहले था वो भी तथ्य है। ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व पहले था नहीं है, ये भी तो तथ्य है। लेकिन जिन वस्तुओं का अस्तित्व वर्तमान में है वो सारी चीजें क्या है? तथ्य हैं। लेकिन यहां पर सावधानी की बात यह है कि तथ्य को काल्पनिक नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा आपसे कि पिछले साल मेरे खेत में 20 कुंटल गन्ने का उत्पादन हुआ था, ये तथ्य है। मैं कहता हूं इस साल 25 कुंटल गन्ने का उत्पादन हुआ, ये भी तथ्य है। लेकिन फिर मैं कहता हूं अगले साल 30 कुंटल गन्ने का उत्पादन होगा, ये तथ्य नहीं है, क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है। और काल्पनिक तथ्यों पर हम अपने कानून का जो भवन है वो खड़ा नहीं करते। साक्ष्य विधि में यही एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, लेकिन ये जरूर तथ्य है कि आपने ऐसा आज वर्तमान में कहा कि अगले साल 30 कुंटल गन्ने का उत्पादन होगा, ये जो संभावना आपने बताई ये जरूर तथ्य है, क्योंकि ये वर्तमान में हुआ है। ये तथ्य की का वर्णन आपने वर्तमान में किया है, इसलिए तथ्य है। लेकिन ये चीज तथ्य नहीं है कि अगले साल 30 कुंटल गन्ना उत्पन्न होगा, ये तथ्य नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से काल्पनिक है।
हाँ, आप जो कह रहे हैं कि अगले साल 30 कुंटल गन्ना उत्पन्न होगा, ये आपका जो कथन है, चूंकि ये वर्तमान में हो रहा है इसलिए ये तथ्य है। अब तथ्य जो है आपने इसको थोड़ा बहुत समझा होगा, तो जब अपन ने तथ्य को थोड़ा सा समझ लिया तो अपन दूसरे इसके स्टेज पर चलते हैं। थोड़ी जल्दी जल्दी अपन को इसको देखना पड़ेगा कि बड़ा विशद विषय है, और उसके अलावा इसमें चर्चा भी बहुत आवश्यक है। यदि इसको किताब को सामने रख करके पढ़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे और आपके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से या क्लासरूम स्टडी के माध्यम से या क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और उसको एलेबोरेटली डिस्कस करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कानून ऐसा विषय है जिसको सीधे सीधे पढ़ करके समझने में दिक्कत होती है। उसका विवेचन, उसका निर्वचन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि इसमें बाल की खाल निकाली जाती है। बाल की खाल निकालने का अर्थ यही है कि हम उसके सही अर्थ को ग्रहण करें। कानून क्या कहना चाहता है, वो किस प्रकार की बात आपको बताना चाहता है, ये भी कभी कभी बड़ा गूढ़ होता है। साक्ष्य अधिनियम के साथ यही है कि इसके जो अर्थ है, इसका जो अर्थान्वयन है, वो साधारण नहीं है। तो हमने जब तथ्य को समझा तो अपन आगे चले। तथ्य का अगला जो रूप होता है उसको बोलते हैं विवादक तथ्य या विवादग्रस्त तथ्य। इसी को कहा गया है फैक्ट इन इशू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और ये फैक्ट इन इशू यदि नहीं होता, यदि विवादग्रस्त तथ्य नहीं होता, तो शायद इस साक्ष्य अधिनियम की आवश्यकता भी नहीं होती। यानी इतना महत्वपूर्ण है। विवादग्रस्त तथ्य क्या है? जब हमने तथ्य को समझ लिया तो अपन आराम से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं साहब कि विवादग्रस्त तथ्य वो है जिसमें दो पक्षों के बीच में सहमति नहीं है। जहां पर दो पक्ष या दो से अधिक पक्ष किसी एक तथ्य के बारे में, उस तथ्य के अस्तित्व में होने के बारे में या उसके अस्तित्व में नहीं होने के बारे में, जहां पर पक्षकारगण आपस में सहमत नहीं है, वहां पर वो तथ्य सिर्फ तथ्य नहीं है बल्कि वो विवादग्रस्त तथ्य है। इसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू, या आप उसको और सरल अंग्रेजी शब्द में कह सकते हैं डिस्प्यूटेड फैक्ट। तो व्हाट इज डिस्प्यूटेड फैक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फैक्ट, इसको देख लें। मैंने बताया इसको आपराधिक और दीवानी दोनों मामलों में समझिए। एक व्यक्ति कहता है कि ये घर मेरा है और ये अवश्य ही मेरे पिता के नाम पर है, लेकिन मेरे पिता ने इसे मुझे दे दिया था और इसके संबंध में उन्होंने आवश्यक लिखा पढ़ी भी कर दी थी, जिसके दस्तावेज मेरे पास अभी मिल नहीं रहे हैं, लेकिन और इस घर में मैं पिछले 15-17 साल से निवास भी कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है साहब ये उसका पुत्र तो है, लेकिन इस घर को पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये घर उसके पिता का था, पिता ने खरीदा था और उसके जो पिता थे उन्होंने इसको मेरे पास पहले बंधक रखा था और उनके मृत्यु के कुछ वर्ष पहले वो बंधक मोचन नहीं करा पाए थे, छुड़ा नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने इस मकान को मुझे दे दिया था। इसके संबंध में मेरे पास लिखा पढ़ी भी है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे में खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मकान किस व्यक्ति का है, उस मकान पर किसका स्वामित्व है, किसका ओनरशिप है, किसका टाइटल है। एक पक्ष कहता है कि पुत्र होने के नाते अपने पिता का वो उत्तराधिकारी है, इसलिए उसका उस पर पूरा अधिकार है, उस पर वो निवास भी करता है, उसका कब्जा भी है। दूसरा पक्ष कहता है साहब तो बंधक रखा गया था मॉर्गेज का, अब उसके मॉर्गेज को कभी उसका रिडेम्पशन हुआ नहीं है, बल्कि मैंने और भी पैसा दिया था और एक घर मेरे को बेच दिया था उन्होंने। हालांकि लिखा पढ़ी में थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन बाकी लिखा पढ़ी मेरे पास मौजूद है। तो देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द टाइटल, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर हाउस। एक पक्ष कहता है घर मेरा, दूसरा कहता है मेरा। अब फैसला अदालत को करना है। तो यहां पर ये जो तथ्य है, ये मकान किसका है, ये क्या कैसा तथ्य है, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट। मैं कहता हूं साहब आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिया है, आप कहते हाँ साहब लिया है।
कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो देयर इज नो फैक्ट इन इशू। अदालत के सामने आरोपी पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने मृतक व्यक्ति के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर उसे मार डाला। उसने कहा साहब हाँ हाँ मेरे से ऐसी गलती हो गई, देयर इज नो डिस्प्यूटेड फैक्ट। अब अदालत को सिर्फ दंड देने का काम करना है। तो फैक्ट वहां पर डिस्प्यूटेड होता है, फैक्ट इन इशू कब बनता है? जब एक पक्ष उसका दावा करे, दूसरा उससे इनकार करे। यदि अभियुक्त कहता नहीं साहब मुझको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझको जबरन फंसाया गया है, आरोप लगाते समय जब आरोप के चरण में अदालती कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई जब आरोप के चरण में होती है और आरोप लगाया जाता है, तो लगभग 95-99% जो आरोपी हैं वो यही कहते हैं कि नहीं साहब उन्होंने अपराध नहीं किया है, उनको पुलिस ने जानबूझ करके फंसाया है, या वो किसी संयोग से फंस गए हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक तथ्य है कि सामने खड़े अपराधी व्यक्ति ने, जिसको कटघरे में आरोपी के रूप में लाया गया है, उसने वास्तव में ये अपराध कारित किया है कि नहीं किया है, ये प्रश्न है अदालत के सामने। यदि वो स्वीकार कर लेगा तो वो डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है, उसका विवाद खत्म। लेकिन वो कहता नहीं साहब मैंने ऐसा अपराध नहीं किया, मुझे जबरन फंसाया गया है, अब यहाँ पर डिस्प्यूट शुरू हो गया। क्योंकि आपका जो अभियोजन पक्ष है, जो सरकारी पक्ष है, जो पुलिस का जो चालान है, जो जिसने पुलिस वाले ने जो चालान पेश किया, उसमें यही लिखा है कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा अपराध किया है। अब वो व्यक्ति कहता नहीं मैंने नहीं किया है, तो विवाद हुआ कि नहीं हुआ भाई? इट इज डिस्प्यूटेड फैक्ट, very easy to explain, very easy to understand. So now we have got the real concept regarding the fact and fact in issue. अब इसी विवादग्रस्त तथ्य को न्यायालय को हल करना होता है। अदालत का और क्या, न्यायालय के सामने हम क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि हमारे साथ जुड़ा हुआ जो विवाद है या हमारे ऊपर जो लगाया हुआ आरोप है उसका फैसला हो जाए। तो फैसला अदालतें कैसे करेंगी भाई? उनके पास कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि वो उस दिव्य दृष्टि से वो देख लें कि आप आरोपी हैं कि नहीं है, या उस दिव्य दृष्टि से वो पता लगा लें कि अमुक व्यक्ति ने का जो अधिकार है, जो दावा है, वो सही है कि नहीं है, और दिव्य दृष्टि को देख करके फैसला हो जाता। तो ये सारे जितने जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं पढ़ने लिखने का, कानून कायदे का, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अदालत भी में जो बैठे पीठासीन अधिकारी हैं वो भी व्यक्ति हैं, उनको भी फैसला किसी न किसी आधार पर करना होता है। कैसे फैसला करेंगे कि आपका दावा सच है, आरोपी का दावा सच है कि नहीं है, पुलिस वालों ने जो चालान पेश किया है वो सच है कि नहीं है, कैसे तय होगा? उसीलिए साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, उसी सत्य को जानने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में पहले चर्चा हुई है। तो हमने देखा कि तथ्य क्या है, विवादग्रस्त तथ्य क्या है, और विवादग्रस्त तथ्य को हल करने के लिए, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए, उसको सेटल करने के लिए जिस औजार की, जिस टूल्स की सहायता ली जाती है, उसे हम कहते हैं साक्ष्य। क्योंकि साक्षी वो औजार है, साक्षी वो चाबी है जो विवादग्रस्त तथ्य के ताले को खोल देती है, दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। अब इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि आखिर कैसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए, किस प्रकार के तथ्य को साक्ष्य के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसका बढ़िया जवाब आप देखेंगे साक्ष्य अधिनियम में है। और इसी बात का जवाब देने के लिए कि किन चीजों को आप साक्ष्य के रूप में न्यायालय के सामने ला सकते हैं, धारा 5 से लेकर के 55 तक की सारी व्यवस्थाएं इसी से जुड़ी हुई हैं, और इसको नाम दिया गया है रिलेवेंट फैक्ट या रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। अब इसको थोड़ा समझें। रिलेवेंसी का मतलब होता है सुसंगत, और फैक्ट मतलब तथ्य। तो हमारे साक्ष्य विधि के अंतर्गत यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि केवल सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, केवल सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य न्यायालय के सामने दिया जा सकेगा।
मतलब अब आप पहले अपन सुसंगत का अर्थ समझे। सुसंगत का मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा में, है ना? पहले इसी का अर्थ का थोड़ा सा संधि विग्रह करें। सुसंगत को आप दो हिस्सों में बांटे, पहला सु, दूसरा संगत। संगत का मतलब तो आप जानते हैं, संबंध, जुड़ाव, मेल, है ना? उसके साथ में किसी प्रकार का अटैचमेंट। और सु मतलब अच्छी तरह से। संगत का अर्थ तो आप समझते, बोलते हैं ना, आप फलाने की संगत में मत रहा करें। तो संगत का मतलब क्या होता है? उससे मेल जोल ना रखें, उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। सुसंगत का मतलब होता है जब आप उसके साथ में अच्छी तरह से लिपटे हैं, अच्छी तरह से संबंधित हैं, तब कहते हैं सुसंगत है। संगीत के क्षेत्र में संगत का बहुत बड़ा अर्थ है। यदि आप किसी साज का को बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, या गाते हैं, या नाचते हैं, तो इस सुर, ताल, नृत्य और गायन, ये सबका आपस में संगति का ही संबंध होता है। नाचने वाला किसी दूसरे ढंग से नाच रहा है, बजाने वाला कुछ और बजा रहा है, गाने वाला कुछ और गा रहा है, तो कहते हैं भाई यहाँ पे सुर ताल का अभाव है, मतलब आपसी संबंध का अभाव है, आपस में कोई संगति नहीं है, कोई सुसंगति नहीं है। इसका मतलब यह है कि संगति कहने का या सुसंगत कहने का मतलब होता है कि किसी एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ में संबंध होना, उससे निकटता होनी चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, किसी न किसी तरह से उससे संबंधित होना चाहिए। और जब साक्ष्य देने की बारी आती है, तब कहा जाता है कि आप ऐसे तथ्य को ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीजिए जो विवादग्रस्त तथ्य से संबंधित हो। पहले अपन विवादग्रस्त तथ्य को समझें कि ऐसा तथ्य जिसके संबंध में दो पक्षकार के बीच में कोई सहमति नहीं है, विवाद है, वो विवादग्रस्त तथ्य। अब उस विवादग्रस्त तथ्य को सुलझाने के लिए हम साक्ष्य का सहारा लेंगे। तो साक्ष्य को कैसा होना चाहिए? भाई साक्ष्य भी एक तथ्य है, तो साक्ष्य को कैसा होना चाहिए? उसको सुसंगत होना चाहिए। किससे? विवादग्रस्त तथ्य से। यदि वो विवादग्रस्त तथ्य से संबंधित है तभी तो उसको सुलझाने में मदद करेगा। यदि वो खुद असंबंधित है तो कैसे मदद करेगा? इसलिए धारा 5 से लेकर के 55 तक यही बताती है कि आपको किन तथ्यों को सुसंगत मानना है और उसको सुसंगत मान करके ही ऐसे ही तथ्यों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। यदि आप उससे बाहर जाएंगे तो साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल भी नहीं होगा और रिलेवेंट भी नहीं माना जाएगा। इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, अभी तो रिलेवेंसी को समझे। तो कैसे रिलेवेंसी होगी? चलिए इस तरह के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की घटना हुई। आधी रात के समय कुछ युवक मुंह में गमछा बांध करके पहुंचे और पिस्तौल और अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिखा करके और पेट्रोल पंप से एक भारी रकम, लगभग 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की होगी, उसे लूटकर भाग गए। 3 लोग थे। पेट्रोल पंप कर्मियों का जो बयान पुलिस को आया उसके हिसाब से 3 लोग थे। रात को 2 से 3 बजे के बीच में घटना घटित हुई। पुलिस की जांच कार्यवाही शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को अपने जो मुखबिर होते हैं, उनके जो सूचना दाता होते हैं, उनसे पता चला कि अमुक गांव में 2-3 लड़के जो हैं, उनके परिवार के लोग खूब अनाप शनाप पैसा खर्चा कर रहे हैं। महिलाएं सोने का जेवर बनवा रही हैं, लड़के ढाबा में खाना खा रहे हैं, मोटरसाइकिल उन्होंने खरीदा है, नया जीन्स टी शर्ट भी पहने घूम रहे हैं लोग, जबकि पहले उनकी स्थिति ठीक से भोजन करने की नहीं थी। मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, उनके पास साइकिल नहीं था। उनकी औरतें गहने बनाने का सिर्फ सपना देख सकती थी। अब वो सारे सपने सच हो रहे हैं बिना किसी ठोस कारण के। न कोई लॉटरी लगी है, न कहीं से कोई वसीयत में कोई धन मिला है। तो पुलिस को शक हुआ कि जरूर इसमें कोई दाल में कुछ काला है। पुलिस ने तीनों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के सामने कुछ देर के बाद ये बयान दिया कि हाँ, वो पेट्रोल पंप के लूट में शामिल थे। तो ये तथ्य जब न्यायालय के सामने लाया जाएगा साक्ष्य देने के लिए कि साहब इनकी पत्नियां, ये लोग अनाप शनाप खरीदी खर्चा कर रहे थे। देखिए साहब, आपके पास ईमानदारी का पैसा रहेगा
तो आप उसको ईमानदारी से खर्च करेंगे, आप उसे कोई फालतू खर्च नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके पास कोई इजी मनी रहेगी, इसको आपने मेहनत करके नहीं कमाया है, आसानी से मिल गया है, तो उसके पीछे आपको ज़्यादा मोहब्बत भी नहीं होगी और आप बड़े बेदर्दी से उसे खर्च करेंगे, लुटाएंगे, ऐसे ही लुटाने का काम कर रहे थे। तो अब इस तथ्य को आप साक्ष्य के रूप में लाना चाहते हैं कि देखिए साहब, पेट्रोल पंप में लूट की घटना के बाद ये लोग अनाप शनाप खुले हाथ खर्च कर रहे थे। इस बात का इशारा है कि जरूर उनके पास कहीं ना कहीं से कोई धन आया है, गलत तरीके से कोई धन आया है, क्योंकि अच्छे तरीके से धन आने का कोई सूत्र दिख नहीं रहा है। और पेट्रोल पंप की लूट की घटना के बाद ही ये सब हो रहा है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जरूर इस लोग उस घटना में शामिल हैं। ठीक है, अकेले इसी साक्ष्य आधार पर आप ये स्थापित भले न कर पाए कि ये लोग लुटेरे हैं, लेकिन उस दिशा में काम करने के लिए आपको एक इशारा मिला और न्यायालय के समक्ष ये साक्ष्य रूप में भी लाया जा सकेगा कि इनके द्वारा इतने इतने के जेवर खरीदे गए, इतने का मोटरसाइकिल खरीदा गया, इतना रुपये इन्होंने खाने में खर्च किया, आखिर उन्होंने कहाँ से लाया बताएं। तो इस प्रकार के जो संबंधित तथ्य होते हैं वो न्यायालय के सामने सुसंगत तथ्य के रूप में या साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। एक अभियुक्त के खिलाफ आरोप था कि उसने तलवार मार करके एक व्यक्ति की हत्या की। एक गवाह जो था वो अदालत में बयान देने के लिए आया कि हाँ साहब, जो खड़ा है वो आदमी, उसको मैंने घटना के 2 दिन पहले बाजार में तलवार को धार करवाते हुए देखा था। अब वो उतना ही बयान दे रहा है ना, उसके आगे कुछ नहीं जानता हूँ। उसने उसको हत्या करते हुए नहीं देखा, तो उसने ये जरूर देखा कि ये व्यक्ति तलवार को धार कराने बाजार में आया था। कि बाजार में धार करवाने वाले की दुकान 10-20 तो नहीं होती, 1-2 रहती है, और वहां पर कोई व्यक्ति तलवार लेकर के धार कराने आया तो उसकी तरफ 2-4 लोगों की निगाह जरूर जाती है। तो उसने भी इसी प्रकार से उसको देखा कि आदमी तलवार धार कराने लाया। अरे छोटे माता चाकू छुरी धार कराने अलग बात है, तलवार धार करवाने लाया है। तो तलवार धार करवाने वाले को उसने देखा था, उसको मालूम था, उसने कहा साहब यही आदमी है, इसको मैंने 2 दिन पहले, घटना के ठीक 2 दिन पहले तलवार को धार कराते देखा। ये एक ऐसा तथ्य है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि चूंकि अभियुक्त के ऊपर आरोप है कि उसने तलवार मार के हत्या की है और यही तलवार में धार करवा रहा था 2 दिन पहले। तो ये ऐसा तथ्य है जो उस हत्या की घटना से संबंधित है और संबंधित होने के कारण ये सुसंगत है। ये आपराधिक मामले हुए। सिविल मामलों में भी इसी प्रकार की बात आती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है कि साहब इसने मेरे से 1 लाख रुपए उधारी लिया 5% ब्याज में 3 साल की अवधि के लिए, 3 साल पूरा हो गया, पैसा नहीं दे रहा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि साहब ये कह रहा है वो ठीक है, 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है वो ठीक है, 5% ब्याज ही बोला वो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसके पैसे में से 60,000 रुपया ब्याज सहित लौटा दिया है। 40,000 को मैंने कहा था 1 साल बाद दूंगा, इस साल फसल ठीक नहीं है, जबकि ये इनकार कर रहा है, बोलता तुमने 1 पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको 60,000 रुपये दिया था। अब प्रश्न उठा कोई साक्ष्य है कि आपने 60,000 रुपये दिया था? बोले साक्ष्य तो नहीं है साहब मेरे पास, लेकिन ये व्यक्ति उसी दिन मेरे पैसे से ही ट्रैक्टर खरीदने गया था और ट्रैक्टर वाले को 60,000 रुपये, अपने पास का 5,000 मिला करके 65,000 रुपये ट्रैक्टर वाले को भुगतान किया था। इस बात का पता लगाया जाता है, उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। मान लो ट्रैक्टर बेचने वाला कहता है हाँ उस दिन मुझको 65,000 रुपये दिया था और ये भी बोला था कि मैं ये 60,000 रुपया मेरे को पुराने कर्जदार ने दिया है और ये 5,000 अपने पास है। यदि ऐसा बयान आता है, ये ऐसा तथ्य सामने आता है, तो एक ऐसा तथ्य है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि जरूर उस व्यक्ति ने 60,000 रुपया उस दिन उसको वापस किया रहा होगा। ठीक है, ठीक से साबित नहीं होगा, लेकिन एक सुसंगत तथ्य को आप साक्ष्य के रूप में ला सकेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे 60,000 रुपया ट्रैक्टर वाले को देना कोई एक बिल्कुल अलग तथ्य है, लेकिन चूंकि वो उससे जुड़ा हुआ तथ्य है, इससे जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जरूर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पैसा, उसने कहा भी था मुझे पुराने कर्जदार ने दिया, यही कर्जदार होगा ना, ये तो इतना तो स्थापित होगा ना, ये सुसंगत तथ्य है। अब देखिए, कुछ तथ्य जो होते हैं सुसंगत नहीं होते, जिसको अपन बोलते हैं इररिलेवेंट, विसंगत, ऐसे तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। कैसे? एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने लूट और डाके में हिस्सा लिया और न सिर्फ लाखों रुपए किसी के घर से लूटा,
बल्कि घटना की रात को उसने एक दो लोगों को मार के घायल भी किया। ठीक है, अभियोजन पक्ष की ओर से या अभियुक्त की ओर से, बचाव पक्ष की ओर से यदि उस दिन ये कहा जाए कि साहब जिस समय ये घटना घटित हुई, लूट की या मर्डर की घटना जिस समय घटित हुई, ठीक उसी समय दिल्ली के पास एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें इतने लोग मारे गए। आप कहोगे साहब दोनों का क्या आपस में कनेक्शन है? दिल्ली के पास एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें इतने लोग मारे गए, उसमें सिग्नल मैन या ट्रैक मैन की कुछ गड़बड़ी पाई गई, और कहाँ उससे 800 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में ये लूट और हत्या की घटना हुई जिसका अभियुक्त सामने खड़ा हुआ है, और आप उसके बचाव में या उसके समर्थन में या यूं कहिए उसको सजा दिलवाने के लिए अभियोजन की ओर से ये साक्ष्य ला रहे हैं, ये तथ्य ला रहे हैं कि ठीक उसी समय जिस समय ये हत्या और लूट की घटना हुई उसी समय दिल्ली के पास एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, इसमें इतने लोग मरे। दोनों का क्या संबंध है आपस में? वही भी कहेगा साहब कोई संबंध नहीं। तो जब कोई संबंध नहीं है तो सुसंगत कैसे हुआ? तो सुसंगत हो ही नहीं सकता। तो कैसा है? वो पूरी तरह से विसंगत है। तो ऐसे विसंगत तथ्यों का कोई साक्ष्य न्यायालय ग्रहण नहीं करता। ऐसे विसंगत तथ्यों का, फालतू तथ्यों का साक्ष्य नहीं लाना चाहिए जिसका विवादग्रस्त तथ्य से कोई संबंध नहीं है। कई बार कुछ तथ्य आपको बिल्कुल भिन्न लगते हैं, विसंगत लगते हैं, इररिलेवेंट लगते हैं, लेकिन आगे जाके पता चलता नहीं वो रिलेवेंट थे। तो ये बात ठीक है, तब तो चलेगा। लेकिन जब आप दोनों तथ्यों के बीच में कोई रिलेशन डेवलप ना कर पाए, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश ना कर पाए, तो फिर उसको सुसंगत तथ्य नहीं कहा जा सकता। और जब वो सुसंगत नहीं है तो हमारे साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक वो साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है। ठीक, तो कौन कौन से तथ्य सुसंगत हैं, कौन कौन से तथ्य सुसंगत नहीं है, इसके लिए भी कानून है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ आधारों पर एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत बता देते हैं और कहते हैं इसको साक्ष्य में स्वीकार करिए। अदालतें कुछ तकनीकी कारणों से उसको साक्ष्य में स्वीकार नहीं कर सकती। जैसे एक कुछ प्रिविलेज्ड हैं, चीजें हैं, उनको साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उनसे लोक नीति का विरोध होता है। जैसे एक वकील अपने वकील को पता नहीं क्या क्या बातें बताता है, हो सकता है उसने अपने अपराध को स्वीकार भी किया उसके सामने। अब यदि वकील को साक्षी के रूप में आप खड़ा कर दें तो ये पेशे की जो पवित्रता है उसके खिलाफ होगा। उसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में हुए बहुत सारे जो संवाद है वो साक्ष्य के रूप में स्वीकृत नहीं होते। उसी प्रकार से संसद भवन के अंतर्गत जो डिबेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल साक्ष्य के रूप में नहीं होता। इसलिए कानून बनाए गए हैं कि भाई इन धाराओं के भीतर जो सुसंगतता का आधार दिया गया है उसी आधार पर उसको सुसंगत होना चाहिए, तभी वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा। अरे फिर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। वो आप भले कहते हैं देखिए साहब इससे सुसंगत है, ये उससे संबंधित है, वो सब चीज ठीक है, लेकिन जब तक वो धारा 5 से लेकर के 55 तक का जो पैरामीटर है, जो हमारा खांचा है, जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, उसमें जब तक वो खरा नहीं उतरेगा, उस खांचे में नहीं बैठेगा, उस सांचे में नहीं बैठेगा, तब तक वो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं हो सकता। इसलिए ग्राह्यता और सुसंगति दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहते हैं ना, हर ग्राह्य तथ्य सुसंगत होता ही है, लेकिन हर सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होता। एवरी एडमिसिबल फैक्ट इज नेसेसरली रिलेवेंट, बट एवरी रिलेवेंट फैक्ट इज नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। दिस इज द बेसिक थ्योरी of the evidence act, is the general principle of the evidence act. तो आज हमने चर्चा की साहब कि साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या है, विवादग्रस्त तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, साक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है, इन सब बातों पर चर्चा की। इसका और आप डिटेल जाने या उसको पढ़ना, और आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप धारा 3 को सावधानी से पढ़ें। इसके बाद आपको धारा 3 में ही 3 ठो टर्म्स और मिलेंगे, उसको भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें। उसमें पहला एक शब्द है साबित, दूसरा ना साबित, और तीसरा साबित नहीं हुआ। फिर से उसको समझें। एक को बोलते हैं साबित, दिस इज द प्रूव्ड, PROVED, दिस इज द वर्ड प्रूव्ड। नेक्स्ट इज डिसप्रूव्ड, DISPROVED।
और तीसरा है नॉट प्रूव्ड, NOT, नॉट एंड देन प्रूव्ड. We have 3 different terminology of the Evidence Act. One is the proved, sabit. Another one is the disproved, nasabit. The thirdly, not proved, साबित नहीं हुआ. तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों के तीनों साक्ष्य का परिणाम है. These are the consequences of the evidence. आप साक्ष्य क्यों लाते हैं? ताकि कोई विवादग्रस्त तथ्य साबित हो. कभी कभी वो साबित होता है, कभी ना साबित होता है, मतलब साक्ष्य लाने के बावजूद आप उसको साबित नहीं कर पाते. और कभी कभी दोनों के बीच की स्थिति रहती है. आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, ना साबित भी है, साबित भी है. एक प्रकार के द्वंद्व की स्थिति है, डिलेमा की पोजीशन है. व्हाट इज द राइट? यू आर नॉट इन पोजीशन टू डिसाइड. जब कोर्ट इस स्थिति में होती है कि वो डिसाइड ना कर पाए कि ये साबित हो रहा है कि ना साबित हो रहा है, तो बीच की स्थिति होती है, इसको बोलते हैं साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड. और ऐसी स्थिति में जो होता है, हम कहते हैं कि इसका जो परिणाम है वो एक प्रकार से सुनिश्चित नहीं है. साबित नहीं हुआ का अर्थ है कि वो ठीक प्रकार से सुनिश्चित नहीं हुआ, और इसीलिए इसको नॉट प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ कहा जाता है. इस पर अलग अलग चर्चा करेंगे. तो पहला है साबित. ये सब आपको धारा 3 में मिलेगा. जब आप अदालत के सामने साक्ष्य लेकर के आते हैं किसी विवादग्रस्त तथ्य को हल करने के लिए, और उस साक्ष्य पर दोनों पक्ष अपना अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो इन साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, इन सबूतों पर विचार करने के बाद, जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अमुक तथ्य का अस्तित्व प्रमाणित हो रहा है, जैसे मैं कहता हूं ये घर मेरा है, इसके संबंध में मैंने साक्ष्य लाया, और अदालत इस निष्कर्ष पहुंचती कि हाँ, इसने जो साक्ष्य लाया है उससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ये घर इसी का है, तो क्या कहा जाएगा कि जो मेरा दावा है वो साबित हुआ. आप कहते हैं साहब मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, तो आप कहने से कोई मान जाएगा क्या? चलो थोड़ी देर के लिए मान जाए, लेकिन जब आप उसके आधार पर कोई लाभ उठाना चाहेंगे तो कहेगा भाई इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप कहते साहब ये मार्कशीट है, ये डिग्री है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार का, वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर का साइन है, देन नाउ इट इज प्रूव्ड दैट यू आर लॉ ग्रेजुएट. लेकिन जब तक आप उसको पेश नहीं करेंगे ये नहीं माना जाएगा कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं. जैसे ही आपने उसको पेश किया, यह साबित हो गया कि आपने विधि की परीक्षा अमुक विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है. ठीक, ये साबित की स्थिति है कि भाई अदालत में अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने, सरकारी वकील ने मामला लाया कि इस व्यक्ति ने हत्या की है या इस व्यक्ति ने बलात्कार किया है. साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, साक्ष्य के परीक्षण के बाद ये सुनिश्चित होता है, ये सिद्ध होता है कि इसी व्यक्ति ने, अभियुक्त ने इस अपराध को कारित किया है, मतलब अपराध साबित हो गया. और यदि अदालत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद बोलती है कि नहीं नहीं साहब, इतने जो साक्ष्य आपने प्रस्तुत किए हैं इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो परिणाम क्या आएगा? ना साबित के रूप में आएगा. ना साबित, डिस्प्रूव्ड, साबित नहीं हुआ, नहीं ना साबित. यानी आपने जो दावा किया था किसी व्यक्ति ने अपराध किया है वो साबित नहीं हुआ. तो साक्षियों का परीक्षण करने के बाद, साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद, अब साक्ष्य और साक्षी में अंतर नहीं, आगे चल के इस पर बात करेंगे. जितने भी प्रकार के सबूत न्यायालय के सामने, चाहे वो व्यक्ति के कथन के रूप में आए हो, चाहे किसी पदार्थ के रूप में आए हो, चाहे किसी दस्तावेज के रूप में आए हो, किसी भी रूप में, नाना प्रकार के अभी साक्ष्यों के प्रकार के अंतर्गत हम साक्ष्य के प्रकार को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे. तो जितने भी प्रकार के साक्ष्य न्यायालय के सामने लाए गए, यदि उनसे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नहीं नहीं, इससे अभियुक्त के खिलाफ या किसी वादी जिसने कोई किसी अधिकार का दावा किया है उसके खिलाफ कोई मामला साबित नहीं होता है, या उसके पक्ष में कुछ साबित नहीं होता है, तो कहा जाएगा कि जो दावा है वो साबित नहीं हुआ. अभियुक्त के खिलाफ आपने जो दावा किया था कि अपराधी है वो साबित नहीं हुआ. तो साबित नहीं होना कह के उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? ना साबित, है ना, डिसप्रूव्ड. यदि साबित हो गया तो प्रूव्ड,
यदि साबित करने में असफल रहे तो वो डिस्प्रूव्ड, ठीक। लेकिन दोनों पक्षों के लिए अलग अलग है। बचाव पक्ष कहेगा कि ये साबित हो गया कि मेरा अपराधी दोषी नहीं, मेरा अभियुक्त जो है, मेरा मुवक्किल है, वो दोषी नहीं है। अभियोजन पक्ष कहेगा कि नहीं, ना साबित हो गया, हमने जो दावा किया था वो साबित हम नहीं कर पाए, उसको ना साबित हुआ। तो साबित और ना साबित की यही स्थिति होती है जब न्यायालय साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो दावा किया गया था, जो दावा करने का मतलब जिसने न्यायालय का दरवाजा सबसे पहले खटखटाया था, उसका जो दावा है, उसका जो कथन है, वो साबित नहीं हुआ। और उसी का दूसरा पहलू क्या हुआ, फिर साबित नहीं होता, वो ना साबित हो गया। या तो साबित होगा या ना साबित होगा। कभी कभी एक बीच की स्थिति भी आती है, इसको बोलते हैं अपन साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। यह स्थिति में दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय कभी कभी इस निष्कर्ष पर पहुंचती, द्वंद्व पर पहुंचती, डिलेमा की स्थिति में आ जाती है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू की स्थिति में आती है, जिसमें कहा जाता है कि ना तो ये साबित हो रहा है या ना तो ये ना साबित हो रहा है। तो क्या है ये? तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें अपन कहते हैं साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। तो मैं समझता हूँ आज की चर्चा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात जो हमारी आपकी होगी, तब अपन रिलेवेंसी पे बात करना शुरू करेंगे, जिसका संबंध धारा 6 से लेकर के 55 तक का है। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।